हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। माफी चाहूंगा, कुछ दिनों तक हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो स्थगित थी, यानी कि बंद था। रीजन बहुत सारा आप कह सकते हैं। तबीयत खराब, क्लाइमेट चेंज हुआ था जिसके चलते इस तरह की इशू हुई थी। तो खैर वो सभी से अब बिल्कुल हम फ्री हो चुके हैं, इसलिए अब आप लोगों का जो क्लास है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगा। और आज का जो हमारा सेशन है वो है बायोलॉजी का। किसका है जी? बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। और जिसका चैप्टर नंबर कितना है जी? तो ये चैप्टर नंबर 2 है। कहिएगा सर ये चैप्टर नंबर 2 है, नाम क्या है? तो नाम ऊपर लिखे हुए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चित्र तो आप देखे ही होंगे शायद, एनसीईआरटी की किताब में आप लोगों को ये मिला होगा कि ये क्या होता है। इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना समझाने के लिए। चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको बिना वक्त गवाए, यानी कि बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। और हेडिंग्स का मतलब समझते हैं कि ये हेडिंग क्या कहता है। इसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, तो गौर से समझिएगा। कंट्रोल क्या होता है? कोई भी एक्शन हो, कोई भी बाबू क्या हो, एक्शन हो, किसी भी तरह का एक्शन हो, रिएक्शन हो, एक्शन हो, रिएक्शन हो, एक्टिविटीज हो, या हम कह सकते हैं मोशन हो, इन सभी को एक लेवल तक बना के रखना, लेवल तक बना के रखना क्या होता है? कंट्रोल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? मोशन। क्या लिख रहा हूं जी? मोशन। मेरे दिमाग में ये गया कि मोशन का लास्ट वर्ड एन लिख कर आपके हाथों को लिखना बंद कर देना। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे हुआ? तो यही कहलाता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एकदम लेवल तक बना के रखना। कोई भी क्रिया हो रही है उसको वांछित स्तर तक बना के रखना या उसके लेवल तक स्थिर बना के रखना ही कंट्रोल कहलाता है। फिर कहिएगा सर ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, समन्वय क्या होता है? तो वो समझिए, हम बहुत सारी क्रियाओं को एक साथ करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं मतलब को बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मोशन की अगर बात की है हम लोग, तो हमारे दिमाग में गया कि मोशन लिखना है, उसके बाद हमें एक्शन लिखना है। हम आंखों से देख रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं। ये सारी की सारी क्रिया एक साथ हो रही है। और सारा क्रिया के बीच में जो तालमेल होता है ना, तालमेल समझते हैं जी? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बन रहा है। कोऑर्डिनेशन क्या है? तो तालमेल बैठाना। जैसे हाथ को पता है कि मैं मोशन लिख रहा हूं, मुंह से निकल गया मोशन। आंख से हम देख रहे हैं तो मोशन, मोशन के पास ही मेरे आंख का लेंस, आंख बिल्कुल फोकस कर रहा है। समझा रहा? तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो जब बहुत सारे एक्शन, रिएक्शन, मोशन, बहुत तरह की क्रियाएं एक साथ हो और सभी के बीच में तालमेल हो, तो उस तालमेल को रखने वाला ही क्या, रखना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे, समझ में आए, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आया हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में आप लोग अपना अपना नाम लिखकर जरूर भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप क्लास कर रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखें जी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। बायोलॉजी का चैप्टर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से या आपके डेली लाइफ में भी इसका यूज होता है। आप लोगों को आई थिंक पता हो या ना हो, उससे कोई बहस की बात नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए दो चीजें हैं, यानी तालमेल बैठाने के, तालमेल को बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, दो पदार्थ है। एक होता है जिसे कहते हैं नर्व, एक होता है जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है जिसमें होता है हार्मोन। क्या होता है बाबू? हार्मोन। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना, एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना ये कैसे संभव है? तो एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है हार्मोन। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ होता है किसमें? तो कहिएगा एनिमल्स में होता है। किसमें होता है? एनिमल्स में। फिर आएगा सवाल कि सर फिर दोनों एनिमल्स में है तो प्लांट्स में कौन होता है?
प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन होता है, उसके पास किसी भी तरह का नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है क्या, समझ में आ रहा है। हमारे शरीर में देखिए, आप एक चीज सोचिए, हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं हो रही है। एक हो रहा है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री समझते हैं, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ये मसल्स होते हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी किसे कहते हैं, इन वॉलेंट्री मसल, वैसी कोशिका या वैसा टिश्यू, वैसा मसल जो मेरे इच्छा के अनुसार काम करता हो, इसीलिए नाम है ऐच्छिक, इच्छा अनुसार। जैसे हाथ को बोल रहा हूं मोशन लिखो, लिखने के बाद रुक गया, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया किया। कौन सी क्रिया किया, ये ऐच्छिक, वॉलंटरी एक्शन किया ये। और इनवॉलंटरी जो मेरे इच्छा अनुसार ना हो, जैसे दिल का धड़कना, अरे रुक जाओ, ऐसा होगा नहीं हो सकता बाबू, ठीक है। तो जो क्रिया हमारे कंट्रोल में ना हो, जैसे हम खाना खाएं, वो पच रहा है, आप मना करोगे कि भाई रुको 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 मत पचाओ, तो ऐसा कभी पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो पचा ही देगा खाना को, समझ में आ रहा है जी। तो वैसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसे कौन सा कहेंगे, मतलब कि मोशन, तो कहिएगा वॉलेंट्री मसल मोशन का मतलब हुआ जो मेरे इच्छा अनुसार हो, और जो मेरे इच्छा अनुसार ना हो, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया वो। ये बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये क्रिया को कंट्रोल हमारे बॉडी में हार्मोन करता है और नर्वस सिस्टम करता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए ही समझते हैं एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम क्या होता है, और इसके बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे साफ करता हूं जी, आगे की क्लास अभी आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए एक चीज आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा जी, आप लोग थोड़ा सा बताइएगा उसे, कि हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई भी क्रिया हो रही है, क्या सभी का कंट्रोल नर्वस सिस्टम करेगा? नहीं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है कुछ क्रियाओं का, और कुछ क्रियाओं का कंट्रोलिंग पावर जो है वो है हार्मोन के पास में। हमारे पास दो चीजें हैं, नर्वस सिस्टम, हार्मोन। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ हार्मोन होता है, जो क्या करता है जी, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग समझते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम, तो आप कहिएगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि नर्वस सिस्टम, इसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र, हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। कहिएगा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। इसके नाम में देखिए बाबू, तंत्र जुटा है, सिस्टम जुटा है। इसका मतलब, सिस्टम जुटने का मतलब क्या हुआ, एक चीज तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारे अंग होंगे। तो अंगों का वैसा समूह जिसमें स्पाइनल कॉर्ड हो, क्या हो, स्पाइनल कॉर्ड, और क्या हो, ब्रेन हो, एंड क्या हो, नर्व हो, नर्व हो। ये सभी जो क्रिया होगी, यानी कि ये सभी अगर होंगे तभी जाकर, यानी कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है अपना नर्वस सिस्टम। ये तीनों एक साथ काम करते हैं, ये तीनों मिल जाते हैं, और जब मिल जाएगा तब बनेगा अपना नर्वस सिस्टम। तो मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो ये बातें समझ में आ गई आप लोग को कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो चलिए हम लोग भी आगे की ओर चलते हैं कि नर्वस सिस्टम, देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का भी या बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शनल, फंक्शनल, फंक्शनल समझते हैं, अरे फंक्शनल मतलब हो गया क्रियात्मक, एंड स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। देखिए एक चीज समझिएगा, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल जो होता है इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक, क्रियात्मक, और होता है एवं रचनात्मक, एवं रचनात्मक। इन दोनों का मतलब क्या हुआ वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया कराने वाला, हमारे बॉडी में जो भी प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, ये सभी की सभी क्रियाओं का कंट्रोलिंग, प्रतिवर्ती क्रिया हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया आगे मिलेगा आपको, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सभी का कंट्रोलिंग किसके पास है, तो तंत्रिका तंत्र के पास है। इसका रचना करने वाला मतलब निर्माण करने वाला सबसे छोटा यूनिट, जिस तरह सेल
होता है ह्यूमन बींग्स का सबसे छोटा यूनिट जो बनाया है, उसी तरह तंत्रिका तंत्र को बनाने वाला सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, उसी को कहते हैं तंत्रिका कोशिका, या इसी को कहते हैं अपना न्यूरॉन। क्या कहता है? न्यूरॉन। तो इसी न्यूरॉन के बारे का ये इमेज है, ये जो चित्र है इसी न्यूरॉन का है। और आप लोगों को सेल चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, तो पता होगा कि न्यूरॉन जो होता है ये क्या होता है जी, ह्यूमन बींग्स की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट ये सेल होता है ह्यूमन बींग्स का, न्यूरॉन। आप लोग को पता है, और ये जनरली पाया जाता है माइंड में, सेल डिवीजन इसमें होता है नहीं होता है जी। ठीक है, ये बातें आप लोग को पता होगा। तो आप लोग बताइए, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती तंत्र जो है, सॉरी तंत्रिका तंत्र जो है, इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? तो कहिएगा इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है अपना न्यूरॉन। न्यूरॉन ना हो तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी कि नर्वस सिस्टम बन नहीं सकता अपना। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसे क्लीन करता हूं और आगे की ओर अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो ये तो हो गया अपना प्रतिवर्ती क्रिया। क्या हो गया जी? प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बाद एक टॉपिक्स आता है ग्राही अंग। नाम सुने होंगे आप लोग शायद, ग्राही अंग। ये सब छोटा छोटा चीज है जी, ग्राही अंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, अब वो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है जी। देखिए इसे, देखिए हिंदी में नाम देखिएगा ना, ग्राही अंग है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में कोई भी सूचना हुआ, आया, इंपल्स, आवेग हुआ मेरे पास, कोई भी स्टिमुली हुआ, उद्दीपन हुआ, जैसे हम मार दिए किसी को एक थप्पड़, इसका मतलब क्या हुआ, उसको पता चला मुझे कोई मारा है, तो उसके पीटने के प्रति जो दर्द हुआ, वो दर्द एक स्टिमुली हुआ, स्टिमुलस, उद्दीपन हुआ। वह उद्दीपन को कौन ग्रहण किया? तो ग्राही अंग। जिस अंग द्वारा उद्दीपन को आप ग्रहण कर सकते हैं, आप बताइएगा। आंखों द्वारा प्रकाश का ग्रहण करना कौन सा अंग कहलाएगा? अरे आंख ग्रहण कर रहा है प्रकाश को, इसीलिए प्रकाश ग्राही अंग हो गया। समझ रहा है? नाक ग्राही अंग है किसका? तो आप कहिएगा गंध का। समझ रहा है? अच्छा, हाथ ग्राही अंग है किसका? चोट वगैरह का। समझ रहा है? अच्छा, पैर ग्राही अंग है, कील उल चुभ गया तो पता चल गया हमें। तो ग्राही अंग ग्रहण करवाता है किसी भी सूचनाओं का, संदेश हमें पहुंचाता है। ये बातें आप लोग को समझ में आ गई कि ग्राही अंग क्या होता है? समझ में आ गया ये ग्राही अंग। अरे कान भी ग्राही अंग है, साउंड को सुनता है ना, ग्रहण कर रहा है ना कान को। कान जो है हमारा साउंड को सुन रहा है ना, ग्रहण कर रहा है, इसलिए कान भी एक ग्राही अंग होता है। या आई थिंक आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि ग्राही अंग और तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो चलिए आगे की ओर हम समझते हैं न्यूरॉन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है अपना किसका? नर्वस सिस्टम का। तो इसके बारे में कुछ निचोड़ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इसके बारे में समझे हम लोग कि डेंड्राइट क्या होता है। डेंड्राइट क्या चीज बाबू? डेंड्राइट। ये डेंड्राइट क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। ये द्रुमिका क्या होता है, गौर से समझिएगा। द्रुमिका, देखिए एक और वर्ड आया है जिसका नाम है डेंड्रॉन। क्या नाम है बाबू? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन। तो चलिए हम लोग समझते हैं डेंड्रॉन के बारे में। ये तो हो गया डेंड्राइट और दूसरा हो गया डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का, अच्छा डेंड्रॉन का हिंदी क्या होता है जी? आप लोग को पता है डेंड्रॉन का? डेंड्रॉन का हिंदी आप लोग डेंड्रॉन ही लिखिएगा, डेंड्रॉन ही लिखिएगा ताकि आप लोग को पता चले। और द्रुमिका जो है ना, ये बड़ी भारी वर्ड है, आप लोग भूल जाइएगा, इसीलिए इसको भी आप लोग डेंड्राइट ही लिखिए, डेंड्राइट ही लिखिए ताकि आप लोग को पता चलेगा। तो ये डेंड्राइट और डेंड्रॉन, ये दोनों हो गया, डेंड्राइट और डेंड्रॉन। देखिए आगे की ओर देखिए, तीसरा नंबर जो हो गया, अच्छा इन दोनों का मतलब अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूरॉन का सबसे ऊपरी भाग, न्यूरॉन का सबसे ऊपरी भाग जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर में है, देखिए तो ये तारे की तरह है ना जी, तो स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर दिखेगा ना, उस स्टार लाइक स्ट्रक्चर को साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन। तो साइटोन क्या है बाबू? तो कहिएगा ये अपना साइटोन जो है, ये साइटोन क्या होता है? तो ये अपना साइटोन जो होता है, सॉरी साइटोन तो में की मात्रा होगा ना, साइटोन। साइटोन, देखिए ये साइटोन क्या है जी? तो साइटोन जो होता है ना, ये तंत्रिका का सबसे ऊपरी भाग है जो स्टार की तरह दिखता है।
तारे की तरह दिखता है, वो तारे की तरह स्ट्रक्चर वाला जो भाग है उसी भाग को हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं? साइटोन। देखिए मान लीजिए कि ये जो मेरा हाथ है ये हो गया पूरा साइटोन, ये हो गया पूरा साइटोन। इस साइटोन का यहाँ पर जोड़ हुआ ना, कहिएगा सर जोड़ तो यहाँ भी है, अरे ये जोड़ अलग हुआ, ये जोड़ का भी समझिएगा ना, ये जोड़ क्या है? इस जोड़ को कहेंगे डेंड्रॉन, यानी कि स्टार की पास से जो ऊपर की ओर निकला हुआ अंश है ना, उस अंश को कहेंगे डेंड्रॉन। इस डेंड्रॉन से बहुत डेंड्राइट निकला हुआ होता है। देखिए तो इस जोड़ से बहुत सारी उंगलियां निकला है ना, 5 उंगली, उसी तरह इधर से भी बहुत सारी रोम लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोम युक्त संरचना जो है, इसी रोम युक्त संरचना को डेंड्राइट कहते हैं। तो डेंड्राइट क्या है? सबसे ऊपरी सिरा, मान लीजिए ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, डेंड्रॉन, इन पांचों का मिलान बिंदु, जोड़, समझ में रहा है? तो ये जोड़ हो गया डेंड्रॉन, और ये पूरा भाग पूरा मिला के हाथ कहिएगा, उसी तरह पूरा मिला के साइटोन कहेंगे। आई होप आप लोग को ये तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी साइटोन के बीच में एक केंद्रक होता है। जब ये सेल है तो सेल का अपना न्यूक्लियस भी होता है जी, तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये जीव द्रव है छोटा छोटा। इस साइटोन से एक नीचे पतली सी नली होती है। कहिएगा सर ये पतली सी नली क्या होता है? इस पतली सी नली को कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन। कहिएगा सर इसका काम क्या होता है इस एक्सॉन का? तो इस एक्सॉन का काम बहुत विचित्र है बाबू, समझिए इस एक्सॉन का काम। ये जो एक्सॉन है ये आवेग को, देखिए मान लीजिए यहाँ पे चोट लगा डेंड्राइट पर, तो डेंड्राइट में चोट लगा ना, तो ये सूचना को ग्रहण किया, यहां से होते हुए दूसरा न्यूरॉन में भी तो भेजना पड़ेगा। तो दूसरे न्यूरॉन में आवेगों को भेजने के लिए, इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक पतली सी नली होती है, उस नली का नाम होता है एक्सॉन। क्या नाम होता है बाबू? एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है? तो कहिएगा एक्सॉन जो होता है ये संवेदनाओं को या सूचनाओं को, आवेगों को एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में भेजता है। जैसे मैं अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं, तो बोल रहा हूं ना, तो मेरा आवाज जो है आपके पास सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मैं आवेगों का, साउंड को ट्रांसफर किया हूं आपके पास। उसी तरह यहां पर क्या हुआ, आवेग जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो ले जाने के लिए एक पतली सी नली होती है, उस नली का नाम होता है अपना एक्सॉन। तो ये एक्सॉन समझ में आ गया। देखिए इस एक्सॉन के पास एक छोटी छोटी सी क्या है जी? कोशिका यानी टिश्यू है, उभरा हुआ संरचना है। इस उभरी हुई संरचना को स्वान सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। हालांकि ये नहीं भी आप पढ़िएगा ना कि स्वान सेल क्या होता है, तो कोई बात नहीं है बाबू, ठीक है। स्वान सेल क्या है? ये उभरी हुई संरचना, ठीक है। इस उभरी हुई संरचना पर लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, कवरिंग होता है। उस लाइपोप्रोटीन की जो कवर होती है ना, उस कवर का नाम होता है माइलिन शीथ। क्या नाम होता है? इस कवर का नाम क्या है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या है? तो कहिएगा इस श्वान कोशिका के ऊपर की कवर है। मान लीजिए मैं कपड़ा पहना हूं, इसके ऊपर का कवर कपड़ा हुआ, उसी तरह इसके ऊपर का, एक्सॉन के ऊपर का जो कवर होता है ना, उस कवर का नाम होता है माइलिन शीथ, ठीक है। तो माइलिन शीथ हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, इस माइलिन, ये दो श्वान कोशिकाओं के बीच में एक छोटी सी खाली सी जगह होती है, गांठ बन जाता है। उस गांठ का नाम होता है नोड ऑफ रेनवियर। देखिए मैं लिख चुका हूं, हिंदी भी वही पढ़िएगा, नोड ऑफ रेनवियर। कहिएगा सर ये आप हम लोग को ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं जी? अरे ये सब पढ़ लिए ना, अब आपको आसानी तरह से, ये मतलब 5 नंबर में इंपॉर्टेंट है जी, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर पूछता है एग्जाम में कि न्यूरॉन का चित्र बनाए और उसके विभिन्न भागों को दर्शाए। तो न्यूरॉन का चित्र बना दीजिएगा, विभिन्न भागों को दर्शा दीजिएगा, आपका हो गया 5 नंबर का सॉल्यूशन जी आज की क्लास में। ये बातें समझ में आ गई कि ये क्या है? तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं इसे साफ करता हूं और आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी कि अगला टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। देखिए मैं एक बार लास्ट में सारा क्या कर दूंगा जी, समझा दूंगा। आप लोगों से विनती है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अगर आपको पढ़ना हो तो बढ़िया से, आपको पूरा याद हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके लास्ट में एक बार पूरा मैं 1 शॉट में समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये जो न्यूरॉन है ना, इस न्यूरॉन को आप चाहो तो बंटवारा कर सकते हो जी।
इस न्यूरॉन को आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। 3 तरह का न्यूरॉन होता है। एक होता है जिसे कहते हैं संवेदी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है जिसे कहते हैं चालक न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? चालक न्यूरॉन जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन कहते हैं बाबू। तीसरा नंबर जो होता है ये होता है मिश्रित। कैसा होता है जी? कहिएगा सर मिश्रित कैसा? मिश्री नहीं है जी, ये मिश्रित है। मिश्रित न्यूरॉन, इसे हम लोग इंग्लिश में मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं। कहिएगा सर इन सब का मतलब थोड़ा सा हमें समझा दीजिए। कभी कोई कोई किताब में बाबू इसे इंटर न्यूरॉन भी कहा गया है, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तीनों का मतलब समझिए। संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं जी, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उसको समझिएगा। यहाँ दिख रहा है ना सबको? यहाँ दिख रहा है ना जी सबको? देखिए ये हो गया अपना उद्दीपन। क्या हो गया बाबू? उद्दीपन। उद्दीपन को इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुली। क्या कहते हैं? स्टिमुली। इस स्टिमुली को ग्रहण किया जी, यानी कि स्टिमुली को पता चला। कौन किया जी? ग्राही अंग। कौन करेगा? ग्राही अंग। इसकी पहचान कौन? ये स्टिमुली को कौन ग्रहण करेगा? तो ग्राही अंग, जिसे हम लोग रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। ये हो गया अपना रिसेप्टर ऑर्गन। इस रिसेप्टर ऑर्गन से संवेदी न्यूरॉन आएगा। मान संवेदी न्यूरॉन आएगा, उसको ग्रहण कर लेगा जी। तो इसके बाद पाया जाता है संवेदी न्यूरॉन। संवेदी न्यूरॉन। इस संवेदी न्यूरॉन का ही नाम होता है सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, ये संवेदी न्यूरॉन अब सूचना को लेके जाएगा कहां पे? मस्तिष्क पर, या आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड, या आप कहिए ब्रेन, या आप कहिए ब्रेन, इसके पास आया। अब ये क्या करेगा जी? इसको आदेश देगा, ऑर्डर देगा। किसको देगा? मोटर न्यूरॉन को। किसको देगा? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को। अब ये मोटर न्यूरॉन फिर लाके ग्राही अंग के पास आदेश को छोड़ देगा जी। ग्राही अंग के पास आदेश को फिर छोड़ देगा। समझ में आ रहा है जी? तो ये तो छोड़ दिया लाकर यहाँ पर। ये बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि ये कैसे फ्लो चार्ट बना। सबसे पहले मान लीजिए मुझे ठंडा लग रहा है। कैसे ठंडा रहा? चलिए अब इसको हम लोग डेली लाइफ के यूज से समझते हैं। मानिए कि कोई बच्चा चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है, चल रहा है जी, टहल रहा है। टहलते टहलते अचानक से उसके पैर के नीचे एक कील आ गई। कील समझता है ना जी? कांटी आ गया, कील आ गया जी। वो कील क्या किया? कील हो गया अपना स्टिमुली। वो आपके पैर में चुभा, तो चुभना स्टिमुली हो गया। ग्रहण कौन किया? पैर। पैर हो गया ग्राही अंग। वहां से उस स्टिमुली को ग्रहण कौन किया? संवेदी। लेके कहां आएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और नहीं तो ब्रेन के पास। ब्रेन देगा ऑर्डर, अरे बबुआ पैर हटा जाओ, बाबू पैर हटाओ। तो पैर हटाने का जो आदेश है ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड देगा, और आएगा कौन लेकर? अरे यहां से ब्रेन के पास से आदेश को कौन लेके जाएगा? पैर के पास। तो अभी तो सेंसरी न्यूरॉन आया, तो थकेगा नहीं बेचारा। तो अब लाएगा मोटर न्यूरॉन। अब कौन लाएगा बाबू? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन लाकर ग्राही अंग को छोड़ देगा, रिसेप्टर ऑर्गन को, और कहेगा कि बाबू अब तू पैर हटाओ, तो पैर हट जाता है अपना। समझ रहा है? ये क्रिया सोचिए आप कैसे चल रही है। ये क्रिया कैसे चल रही है सोचिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है? ये बातें समझ में आ गया? ये है अपना फ्लो चार्ट। 3 तरह के होता है। कहिएगा सर मिक्स्ड न्यूरॉन का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं है। तो देखिए मिक्स्ड न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो होता है ना, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच बीच में पाया जाता है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच बीच में पाया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, नोट में लिख लीजिएगा अगर आप लोग को लिखना हो तो। ये जो होता है ना, ये एंड ऑफ न्यूरॉन है। दो मान लीजिए कि ये एंड है, यहां से एक और न्यूरॉन जुड़ जाएगा, तो इसका डेंड्राइट आ गया। कोई भी एक दूसरा न्यूरॉन है, डेंड्राइट आ गया।
तो जहां पे डेंड्राइट और डेंड्रॉन एक साथ जुड़ता है ना, उस जॉइंट पॉइंट को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है कहिएगा? दो तंत्रिकाओं के मिलान बिंदु या जॉइंट जो होता है, दो न्यूरॉन के जो जॉइंट पॉइंट होता है उसी पॉइंट को सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मिलान बिंदु को सिनेप्स कहते हैं। ये बातें याद रहेगी सभी को। चलिए, अच्छा एक और सवाल सुनिएगा। ये साइटोन में कितनी ध्रुविकाएं होती है, या आप डेंड्राइट कितना होता है जी? एक साइटोन में डेंड्राइट कितना होता है? तो कहिएगा लगभग 200 डेंड्राइट होता है। कितना होता है बाबू? 200 डेंड्राइट। आप समझ रहे हैं कितनी विचित्र बात है जी? 200 डेंड्राइट अकेले होता है एक साइटोन में। एक साइटोन में 200 डेंड्राइट है। आप सोचिए कितना झंखाड़ होगा वो। समझे? झंखाड़ समझता है जी? बिना बिल्कुल घाना होगा वो। समझा क्या? चलिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को फ्लो चार्ट में? अगर फ्लो चार्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा कि सर आगे की जो क्लास है, मतलब कि आप लोग कमेंट में लिखिएगा यस सर आप पूरा क्लास समझ में आ रहा है। और अगर क्लास समझ में आए तो दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। दोस्तों को बोलिए पूरा क्लास को लास्ट तक देखे, मजा आएगा बिल्कुल। और स्टेप बाय स्टेप समझिए और कोशिश करिए ये कि साथ ही साथ मैं नोट्स बनाते चलूं। अगर नोट्स आप नहीं बनाते हैं तो आपको नोट्स दिया जाएगा। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा तो जल्द ही आपका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है आज का, ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। और आगे की जो क्लास है वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब उसके बारे में भी मैं अभी आगे की ओर चलता हूँ, जिसका नाम है रिफ्लेक्ट एक्शन। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर समझ लीजिए। प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्ट एक्शन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्ट एक्शन। देखिए बाबू समझिएगा थोड़ा सा गौर से। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया कहता है। देखिए गौर से, प्रतिवर्ती क्रिया ह्यूमन बींग्स में सडनली कोई एक्टिविटी हो जाए तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। बिल्कुल आसान डिफिनेशन। ह्यूमन बींग्स में सडनली कोई एक्शन हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए तो हम उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। अब देखिए हिंदी में क्या कहेंगे? सजीवों के शरीर में अचानक होने वाली क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं चल रहा हूं, अचानक से पैर में कील चुभ गया। अरे सडनली ना हुआ जी, आप जानबूझकर पैर थोड़ी रख दिए उसके ऊपर। तो जो सडनली होता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं या उस एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। ये समझ में आ गया रिफ्लेक्स एक्शन। आगे की ओर चले तो चलिए बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन के आगे की बात समझिए। ये रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह का होता है जी। एक होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड समझते हैं जी? एक होता है सिंपल और दूसरा होता है एक्वायर्ड। देखिए सिंपल क्या है? जो जन्म के टाइम से है। जैसे मान लीजिए खाना आया आपके पास, अचार, नाम रखते ही मुंह में पानी आ जाए, उसका नाम है अचार। तो समझिए अचार को देखते ही मुंह में पानी आना, खाना को देखते ही मुंह से लार निकलना, ये जो क्रिया हो रही है अचानक हुआ, खाना आया। और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, ऐसी क्रिया है। तो वो कौन सी क्रिया है कमेंट में लिखिएगा। तो वो है रिफ्लेक्स एक्शन। कैसा हुआ? जन्म के टाइम से है। आपको हम थोड़ी बोले हैं बबुआ खाना लाए हैं, अचार है, देखो ये अचार है जी, इस अचार को देख के आप मुंह से लार निकालिए, हम बोले हैं आपको? आप अपने आप मुंह में आ जाता है पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जन्म जात है, जन्म के टाइम से, इसीलिए सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एक होता है एक्वायर्ड, जो जन्म के बाद सीखा जाता है। जैसे साइकिलिंग, हम आपको सिखा दिए साइकिल चलाना, अब आप साइकिल चलाइएगा, गोड़ हाथ पैर हाथ तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए बिल्कुल। तो तोड़ लिए तो वो हमारी में गलती थोड़ी है बाबू, वो तो एक्वायर्ड हुआ, जन्म के बाद आप सीखे हैं। और वो रिफ्लेक्स एक्शन जो जन्म के बाद हो उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया, एक होता है उपार्जित प्रतिवर्ती, सॉरी प्रतिवर्ती गलती हो गया जी, ऐसे नहीं लिखाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। और एक होता है जिसे कहते हैं साधारण, साधारण मतलब सिंपल, जन्म के टाइम से हो, साधारण प्रतिवर्ती क्रिया। ये समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया साधारण प्रतिवर्ती क्रिया और उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया।
किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं सभी को, समझ में आ गया। अच्छा ये होता कैसे है जी, तो मान लीजिए कि स्टिमुली के जगह पर अपना आ गया कील, क्या आ गया जी, कील। और ये जो कील होगा, ये जो कील होगा, ये कील अपना स्टिमुली होगा, स्टिमुली। इस स्टिमुली को ग्राही अंग, ग्राही अंग, उसका नाम मैं लिखता हूं डायरेक्ट, उस ग्राही अंग का नाम हो गया, मान लीजिए पैर, क्या नाम हो गया जी, पैर। ये पैर, ये क्या हो गया, रिसेप्टर ऑर्गेन, रिसेप्टर मतलब रिसेप्ट करने वाला, लेने वाला, रिसेप्टर ऑर्गेन। अब ये रिसेप्टर ऑर्गेन से कौन सूचना को लेगा, तो सूचना को लिया सेंसरी न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं संवेदी, कौन सा, संवेदी, संवेदी न्यूरॉन सूचना को ग्रहण किया। अब ये सूचना को ग्रहण करने के बाद कहां लेके जाएगा, मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क के पास या रीढ़ रज्जु के पास, किसके पास बाबू, मस्तिष्क के पास या रीढ़ रज्जु के पास ले जाएगा। अच्छा ये रीढ़ रज्जु आदेश को रीढ़ रज्जु से आदेश को कौन लाएगा जी, तो मोटर न्यूरॉन, जिसे हम कहते हैं चालक न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन। अब ये चालक न्यूरॉन फिर अब किसको दे देगा, ग्राही अंग को। इस प्रकार आपके शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, 1 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है, लगभग 360 किलोमीटर की स्पीड से ये हो रहा है। सोचो ना, पैर कटते ही पता चल गया पैर कट गया, कैसे हुआ जी, अरे यही तो हुआ अपना रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत का तुरंत एक्शन मिल जाए। तो सवाल आता है रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो कहिएगा रीढ़ रज्जु या मस्तिष्क करता है, कौन करता है, रीढ़ रज्जु या मस्तिष्क। तो ऑप्शन में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कहिएगा रीढ़ रज्जु ही करेगा, कभी भी रीढ़ रज्जु, आंसर क्या मारिएगा, कभी भी रीढ़ रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है जी, तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, तो यही अपना करेगा कौन, रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड हमेशा और हमेशा यही कंट्रोल करता है। ये बातें समझ में आ गई सभी को, इसमें किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे की ओर समझाए। अब ये खत्म ही हो जाएगा, इसीलिए एक ही बार में पढ़ ले। एक और नाम होता है जिसका टॉपिक्स का, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। देखिए प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसे, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या है गौर से समझिए, रिफ्लेक्स आर्क। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जिस जिस मार्ग से होकर गुजरा है, मार्ग समझते हैं, पाथ से, जिस जिस रास्ते से होकर गुजरा ना, यहां से रिफ्लेक्स एक्शन गुजर रहा है, तो जो रास्ते से गुजर रहा है ना उस रास्ते को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स आर्क यही अपने होते हैं, यहां से यहां आए, यहां से यहां, इस तरह होता हुआ ये रिफ्लेक्स आर्क अपना चला। ये बातें समझ में आ गई सभी को, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि हाँ ये क्या होता है और इसके बारे में क्या आगे की जो क्लास है वो अब कल होगी। आप लोगों का टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जिसका नाम है CNS, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आएंगे कल। इंपॉर्टेंट क्लास होगा ब्रेन का, किसका होगा जी, ब्रेन का। कहिएगा सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, अरे मैं इसको प्रीमियम के रूप में आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग लाइव के रूप में कुछ दिन तक उसे ही देखिए, क्योंकि वाईफाई जो है ना ये सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। बात किया हूँ कंपनी में तो वो कह रहा है कि ये ओस वगैरह गिर रहा है ना, इसलिए एयर फाइबर सही से काम नहीं कर रहा है। तो खैर जो भी है, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो को ही प्रीमियम के रूप में अभी कुछ दिन तक देखिए, फिर सारा टेक्निकल इशू खत्म होते ही क्लास आपकी लाइव हम शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा और चैनल पर नई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।